दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी लव एंड गोवा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो रात के वक्त ही अगली सुबह के कपड़े निकाल के रख लेते हैं, और दूसरे वो जो सुबह अलार्म के शोर से हड़बड़ाए हुए उठते हैं तो पता चलता है कि 2 बार तो पहले भी अलार्म स्नूज किया जा चुका है। फिर एक कहर भर पाते हुए भागते हैं, दाएं पैर का मोजा बाएं में, बाएं का दाएं में फंसाते हुए किसी तरह घर से निकलते हैं। अनूप अवस्थी इन दूसरी किस्म के लोगों में ही था। मुंबई की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अनूप की हर सुबह ऐसी ही होती थी। 27 साल का अनूप बेसिकली बदायूं का रहने वाला था। पिछले कुछ सालों में मुंबई आया था, लेकिन जिंदगी ऐसी अस्त व्यस्त थी कि प्लानिंग शब्द की दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं थी। अरे आंटी, आप ना कल आना, आज मैं लेट हो गया हूँ, बस निकल रहा हूँ ऑफिस। कमीज के बटन लगाते हुए आधा दरवाज़ा खोलकर उसने काम वाली आंटी से कहा। वो बोली, अरे तुम्हारा तो रोज का है ये, कल भी तो नहीं धोने को दिया, बर्तन बांस मारता होएगा, मेरे को ऐसा बर्तन धोने को मत। काम वाली आंटी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अनूप ने दरवाज़ा बंद कर लिया। दीवार पे लगी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर को गुड मॉर्निंग कहा तो ऐसे लगा कि वो फोटो में से घूरते हुए कह रही हैं, कभी तो टाइम पे उठ जाया कर कमबख्त। अनूप ने तैयार होते हुए मोबाइल देखा तो उसके बॉस अकरम सर की 3 मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। अनूप की हर सुबह ऐसे ही होती थी। हेलो यस अकरम सर, जी बस रेड लाइट पे हूँ। अनूप ने दरवाजे पे ताला लगाते हुए कंधे से मोबाइल दबाते हुए कहा और फिर बिल्डिंग की सीढ़ियों से तेज कदमों से उतरने लगा। अरे अनूप, बाथरूम का लाइट पूरी रात ऑन क्यों रखते हो? ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले अनूप के बंगाली लैंडलॉर्ड चटर्जी जी ने उसको देखा तो अखबार से झांकते हुए आवाज़ लगाई। अनूप ने भी बिना रुके सीढ़ियां उतरते हुए आवाज़ लगा दी, स्विच खराब हो गया अंकल, संडे बदलवाऊंगा। अनूप की अपने लैंडलॉर्ड के साथ अच्छी रेपो थी। थोड़ी देर बाद अनूप ऑटो की पिछली सीट पर था और नज़र कलाई घड़ी पर। तभी उसका मोबाइल बजा। हेलो चाचा जी, नमस्ते। उसने हवा के शोर से मोबाइल को बचाते हुए तेज आवाज़ में कहा। हाँ नमस्ते। और बेटा, मुंबई का मौसम कैसा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई तो अनूप ने गुस्से में मोबाइल देखा। वो जानता था कि चाचा जी ने मौसम पूछने के लिए फ़ोन नहीं किया होगा। बोला, चाचा वो सैलरी ना डीले हो गई है, 1 हफ्ते बाद आएगी, पैसा आते ही कमेटी की किस्त भेज दूंगा, और हाँ मुंबई का मौसम ना टीवी पे बताते हैं, कह के उसने फ़ोन रख दिया। कमेटी यानी वो सिस्टम जिसमें कुछ लोग मिलकर हर महीने एक फिक्स रकम जमा करते हैं और वो पूरी रकम हर महीने किसी एक सदस्य को दे दी जाती है। देखा जाए तो अनूप की ज़िंदगी में इस कमेटी के अलावा और कोई प्लानिंग नहीं थी, न करियर की, न फ्यूचर की, और न ही शादी की। शादी से याद आया, एक लड़की थी जो उसको बेइंतहा पसंद थी, वही जिसको देखते हुए सुबह होती थी और देखते हुए ही शाम। नाम था मंजरी भसीन। उसी के ऑफिस के एचआर डिपार्टमेंट में थी। वो कुछ लोग होते हैं ना जिनको देख के लगता है कि अमीर होंगे, वैसी थी मंजरी। उसके सामने अच्छा खासा खाता कमाता आदमी भी बेवजह गरीब टाइप फील करने लगता था। अनूप के मोबाइल की फोटो गैलरी का एक सीक्रेट फोल्डर मंजरी की तस्वीरों से भरा हुआ था। वो तस्वीरें जिसमें मंजरी हमेशा बैकग्राउंड में होती थी। कभी ऑफिस सेशंस के दौरान अवार्ड्स की तस्वीर के पीछे मुस्कुराती हुई दिखती थी, कभी रंगोली कंपटीशन में विनर को सर्टिफिकेट देते हुए। काजल वाली बड़ी बड़ी आंखें, घूमे हुए बाल, खूबसूरत मुस्कुराहट, चुस्त घुटनों से नीचे तक आती हुई फॉर्मल स्कर्ट और वाइट कमीज के साथ कोट। वो जब पूरे आत्मविश्वास के साथ हाई हील्स पहनकर एचआर बे से निकलकर ऑपरेशंस में आती थी तो तमाम लड़कों की सांसें थम जाती थीं। एचआर वालों में एक अजीब कॉन्फिडेंस होता ही है। सोचिए, जिस वक्त खराब परफॉर्मेंस की वजह से ट्रेनिंग रूम में आए अनूप, उनके बॉस अकरम सर और दूसरे कलीग्स को कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट गुस्से में डांट लगा रहे होते थे, सब लोग अंधेरे कमरे में प्रोजेक्टर की रोशनी में अपना मुंह छुपा रहे होते थे, उस वक्त एचआर वालों का पावर समझ में आता था जब अचानक से रूम का दरवाज़ा खुलता और मंजरी अंदर झांकते हुए लापरवाही से कहती, गाइस केक कटिंग सेरेमनी इन 10 मिनट्स, कैफेटेरिया प्लीज़। हर ऑफिस में एक लड़की होती है जिसके बारे में ऑफिस के बाहर वाली चाय की दुकान पर चर्चा होती है। मंजरी भसीन वही लड़की थी। हालांकि अनूप को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था जब उसके दोस्त मंजरी की बातें करते थे, खास करके तब जब उसका बेस्ट बड़ी नायर मंजरी की बातें करता था। डूड, शी इज ब्लडी रिच। पता है उसके बाप के पास इतना पैसा जिस दिन चाहे ऐसी 5 कंपनी खरीद ले। या
गले में आईडी कार्ड लटकाए आईटी डिपार्टमेंट वाले नायर ने कहा तो अनूप ने अनसुना कर दिया। लेकिन पास खड़े डेटा एनालिस्ट गोपाल सक्सेना बोले, हाँ यार नायर, ये सुना तो मैंने भी है, लेकिन वो फिर यहाँ काम क्यों करती है, हा? अब बारी अनूप की थी। वो आगे आया और आहिस्ता से बोला, थर्स्ट। सब लोगों ने गौर से उसको देखा। थर्स्ट ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, टू प्रूव हरसेल्फ ऑन हर ओन। अरे तुम लोग क्या जानो भाई, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती है वो, अनूप ने जोश में कहा। फिर नायर बोला, बट यार एक बात कहूँ, आई थिंक तेरे बॉस अकरम सर के साथ ना उसका कुछ तो लफड़ा है। कैफेटेरिया में साथ में लंच, चाय ब्रेक साथ में, और उनके क्यूबिकल में भी आती जाती है। अक्सर ऑफिस के बाहर कार में झगड़ा वगड़ा करते भी देखा मैंने। नायर के सवाल से अनूप खामोश रह गया। अब अपने रिपोर्टिंग हेड के बारे में क्या कहे बेचारा। सच भी था, वो और मंजरी वाकई बहुत करीब थे। मंजरी वैसे तो बहुत कम लोगों से ही बात करती थी, लेकिन अनूप को वो जानती थी। मुस्कुरा के हाय हेलो भी होती थी, शायद इसलिए क्योंकि अनूप अकरम की टीम में था। अनूप अक्सर अपने बॉस अकरम को मंजरी के साथ कैफेटेरिया में, कभी स्मोकिंग जोन में, या कभी शिफ्ट के बाद ऑफिस के बाहर बैठ के बातें करते देखता था। वो जब भी उन दोनों को साथ देखता तो उसका वही हाल होता जैसे गरीब आदमी की उंगली अमीर रिश्तेदार के दरवाजे के बीच आ जाती है। दर्द भी होता था और चीख भी नहीं पाता था। अब बॉस से पंगा कौन ले। नौकरी चली जाती तो अगली ट्रेन से बदायूं जाना पड़ता और चाचा की वो कमेटी भी डूब जाती। अनूप जी एचआर में बुला रहे हैं आपको, एक दोपहर ऑफिस बॉय राजकुमार भैया ने अनूप की टेबल पे आके कहा। क्या एचआर? कौन बुला रहा है एचआर में? अनूप ने पूछा तो वो बोला, मंजरी जी। अनूप के मन में सैकड़ों गिटार एक साथ बज उठे। उसे यकीन हो गया कि आसमानों के पीछे वाकई भगवान है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी के हीरो होते हैं, इसलिए किसी मौके पे जब बहुत खुश होते हैं तो मन ही मन हम उस मौके की पूरी कल्पना कर लेते हैं। अनूप भी अपने मन की कल्पनाएं कर रहा था। वो देख पा रहा था खुद को एचआर रूम में दाखिल होते। सामने खूबसूरत मंजरी बैठी है, वो उसका हाथ पकड़ती है, खुशबू की बात होती है, रंगों की बरसात होती है। इश्क की फुहार में मोहब्बत के जज्बात सांस लेने लगते हैं। उफ। मैं कम इन? अनूप ने एचआर रूम में नॉक किया तो देखा कि मंजरी वहां अकेली थी, कुछ कागजों में उलझी थी। उसने बिना अनूप की तरफ देखे हाथ से अंदर आने का इशारा किया। अनूप उसके बिल्कुल करीब खड़े हो गए तो महसूस किया कि उसके बालों से खुशबू आ रही थी। पिताजी के बगल में फोड़ा हुआ था, मंजरी की आवाज़ गूंजी। अनूप तो कांप गया, बोला, जी हाँ, ये मेडिक्लेम का नॉमिनी फॉर्म देख रही थी तुम्हारा, यहाँ पे साइन रह गई। अनूप के मन में कुछ टूटने की आवाज़ आई। चुपचाप दस्तखत किए और वापस जाने लगा। सुनो, तभी मंजरी की आवाज़ ने अनूप को रोक लिया। जी, गोवा चल रहे हो ना? इस बार मंजरी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। गोवा? गोवा कौन जा रहा है? मुझे तो कुछ पता नहीं, अनूप ने कहा। वो बोली, वेल इट्स नॉट ऑफिशियल, ऑफिस के ही कुछ लोगों ने प्लान किया है। एचआर टीम, तुम्हारे अकरम बॉस और कुछ और लोग भी हैं। व्हाई डोंट यू ऑल्सो कम? व्हाई डोंट यू कम, समझ रहे हैं ना आप लोग? वो व्हाई डोंट यू कम अगली कुछ रातों तक अनूप के कानों में गूंजता रहा। दिल कह रहा था कि अभी इसी वक्त गोवा का एयर टिकट करवा ले, लेकिन बटुआ मुंह चढ़ा रहा था। मिडिल क्लास आदमी की तनख्वाह ऐसे आती है जैसे पोस्टमैन के पास मनी ऑर्डर। आते ही जिसकी जो अमानत हो, दूध वाले से लेकर राशन वाले तक, जिसका जो हिस्सा हो पहुंचा दे। अनूप का मामला भी ऐसा ही था। एक रात वो पेन पेपर लेकर जोड़ने बैठ गया। 3000 राशन के, 20 घर के, ये हो गए चाचा की कमेटी के। अचानक अनूप की आंखें चहक उठीं। आने वाली सैलरी के बजट में इतने पैसे बच रहे थे कि गोवा आने जाने का एयर टिकट करवाया जा सकता था। बस उस रात के बाद समझ लीजिए कि ऐसी कोई रात नहीं गुजरी होगी जब अनूप ने मंजरी के साथ गोवा में घूमने का सपना नहीं देखा होगा। वो बहुत एक्साइटेड था। गुल्लक तोड़ के नारियल के पेड़ के छापे वाली टी शर्ट भी ले आया था और कई रंगीन नेककरें भी। बुध बाजार से गोल हैट भी खरीद ली थी। अब कोई ताकत उसको गोवा में मंजरी के साथ घूमने से रोक नहीं सकती थी। मोबाइल पे आने वाले तमाम मैसेजों में से एक मैसेज होता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट।
यकीन मानिए, एसएमएस के इतिहास में इससे प्यारा एसएमएस आज तक नहीं देखा गया। एक शाम अनूप के मोबाइल पे भी यही मैसेज आया और वो चहक गया। तुरंत गोवा का टिकट करने का फैसला कर लिया। लेकिन अचानक चेहरे की खुशी काफूर हो गई। मैसेज खोल के देखा तो सैलरी काफी कट गई थी। हेलो, या दिस इज अनूप, एम्प्लॉय कोड 45751। अनूप ने कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फ़ोन लगाया। मेरी सैलरी स्लिप देख के बता सकते हैं क्या कि ये डिडक्शन किस बात का है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। किस बात का मतलब? मार्च का महीना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई डिक्लेरेशन नहीं है, रेंट स्लिप लगाई नहीं है। अरे टैक्स डिडक्ट हुआ है और क्या? अनूप की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। दीवार पर लगी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर देखकर लग रहा था जैसे बस अभी अभी उनकी हंसी छूट जाएगी। एक खूबसूरत सपने की किरचें यहाँ वहां बिखरी हुई थीं। लेकिन अनूप भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर तक तोड़ देती हैं। अनूप के कमरे में हैंगर पर टंगी वो पीली टी शर्ट जिस पे हरे नारियल के पेड़ बने थे वो लहराती रहती थी और वो उसे देखकर अपनी किस्मत को कोसता रहता। सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई थी। और भाई अनूप, सुना तुम भी चल रहे हो गोवा? एक सुबह लंबी कदकाठी वाले उसके बॉस अकरम ने अपनी भारी भरकम आवाज में उससे पूछा। वो बोला, सोचा तो था सर, लेकिन अभी पक्का नहीं है। काम बहुत है तो सोच रहा हूँ कि ड्रॉप कर दूँ आइडिया। देख लो, चलना चाहो तो चलो, काम का क्या है, जिंदगी भर चलता रहता है। अनूप मुस्कुरा दिया। वैसे यार अनूप, ऑफिस जॉब से ना अपना तो मन हट गया है। अकरम सर का मूड उस दिन कुछ अच्छा था, बातें शेयर कर रहे थे। आगे बोले, मैं तो अब बिजनेस का मूड बना रहा हूँ। जी। अनूप बस इतना ही कह पाया और जाकर अपने वर्क स्टेशन पर बैठ गया। कीबोर्ड पर उंगलियां चटखाते हुए वो तिरछी नज़र से देखता तो अक्सर मंजरी और अकरम में एक दूसरे से बातें करते दिखाई देते। कभी कॉफ़ी मशीन के पास, कभी कैफेटेरिया में। पैसों के घनघोर जुगाड़ के बावजूद जब कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो अनूप ने आखिरकार हार मान ली। बातें जब इंसान के हाथ से निकल जाती हैं तो किस्मत बन जाती हैं। एक रोज जब अनूप अपने दोस्त नायर के साथ कैफेटेरिया पहुंचा तो उसकी नज़र किनारे की एक टेबल पर पड़ी। गुलाबी शर्ट और ब्लैक कोट पहने मंजरी बैठी थी और उसके सामने बैठे थे अकरम सर। दोनों में शायद कोई संजीदा बहस चल रही थी। क्या बात हो रही थी नहीं पता, लेकिन मंजरी की गहरी गहरी आंखों में आंसू थे। आंसू देखकर अनूप की एक तरफा मोहब्बत में बेताब लहरें उठने लगीं। कदम खुद ब खुद बढ़ने लगे। बिना कुछ सोचे समझे वो उन दोनों के सामने जाके खड़ा हो गया। यस, व्हाट इज इट? अकरम ने हैरानी से उसको देखते हुए पूछा। अनूप के चेहरे पर बदहवासी थी। वो एक बार अकरम को देखता, फिर एक बार मंजरी की हैरान आंखों को। क्या बात है? अकरम ने फिर से पूछा। वो मैं मंजरी जी, आर यू ऑल राइट? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। हाँ वो ठीक है, तुम जाओ, अकरम ने कहा तो अनूप बोला, लेकिन आई मीन आंखों में आंसू। अनूप प्लीज लीव अस। मंजरी की तेज आवाज़ गूंजी तो वो पीछे हट गया। उसने दाएं बाएं देखा तो लोग घूर रहे थे। वो पीछे हटा और कैफेटेरिया से बाहर चला गया। मोहब्बतों के रिश्ते कितने अजीब होते हैं। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं होता और उसी कुछ भी नहीं के लिए वो कोई पूरी कायनात बन जाता है। मंजरी के आंसुओं ने अनूप को फिक्रमंद कर दिया था और शायद तभी उसने तय कर लिया था कि वो गोवा जरूर जाएगा। वो शहर में नया था, बहुत जान पहचान नहीं थी, इसलिए किसी से पैसे भी उधार नहीं ले सकता था। लेकिन हाँ, एक शख्स था जिससे उसे उम्मीद थी। अंकल, वो बाथरूम वाला स्विच ठीक करवा दिया मैंने। इतवार की सुबह मकान मालिक अनूप चैटर्जी की बालकनी पर वो उनके सामने बैठा था। चैटर्जी साहब कटोरी में सरसों का तेल लिए अपने पूरे बदन पर मल रहे थे। गुड गुड, और बताओ तुम्हारा नौकरी कैसा चलता है? उन्होंने हथेली सर पे रगड़ते हुए पूछा। सर नौकरी तो ठीक ही है, लेकिन आज आपसे एक मदद मांगने आया था। मदद? हम क्यों करेगा तुम्हारी मदद? अच्छा इधर पीठ में तेल लगाओ जरा। उन्होंने कटोरी बढ़ाते हुए कहा तो अनूप ने फौरन उनकी पीठ पे रगड़ घिस शुरू कर दी। अंकल, अब इस शहर में मेरा और कोई तो है नहीं, आप ही सब कुछ हैं। मुझे ना दरअसल। ओए, हल्के हाथ से, हड्डी तोड़ेगा क्या?
जी जी जी, मैं कह रहा था ना सर कि मुझे ना कुछ कुछ पैसे की ज़रूरत है। आपकी जनवरी से रेंट नहीं बढ़ाया तुम्हारा, ये सोच के कि अच्छा लड़का है, और तुम सीधा पैसा मांगने लगा। छोड़ो, हाँ छोड़ो। देखिए सर, यहाँ आप ही माई बाप हैं, प्लीज़, अर्जेंट नहीं होता तो नहीं कहता मैं कुछ, प्लीज प्लीज़ सर। चटर्जी साहब ने देखा कि लड़का पैरों में गिरा जा रहा है तो कुछ मन पसीजा। थोड़ा नानुकुर के बाद वो मान गए। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज देकर अनूप को पैसे देने के लिए कह दिया। अनूप के चेहरे की मुस्कुराहट कानों तक खिंच गई। तेल लगी हथेलियों को उसने अपने बालों में पोंछ लिया। चटर्जी साहब ने कहा, ऐसा मौका मौलिक तुमको मिलेगा ना है, याद रखना। हम समझता है कि सीरियस जरूरत पे पैसा ना मिले तो कितना बुरा लगता है, हम समझता है। चटर्जी की पत्नी अब तक पैसे ले आई थी। वो पैसे अनूप की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो बेटा, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया अचानक, सब ठीक तो? अनूप लापरवाही से पैसे लेते हुए बोला, हाँ वो असल में गोवा जाना था ना, तो एयर टिकट करवाना था, तो बस सोचा कि। ए रुको, चटर्जी साहब ने रोका। गोवा जाने के लिए उधार? रुपया वापस कर, वापस कर। वो नाराज होते हुए बोले, हमको लगता था कोई सीरियस जरूरत है, इनको गोवा के लिए रुपया चाहिए हैं? अंदर ले जाओ रुपया, अंदर, और तुम निकलो बहुत तेज यहाँ से, निकलो। उम्मीद की राह तो बनते बनते टूट गई थी। अनूप और गोवा के बीच का फासला फिर से बहुत बढ़ गया था। उसे कोई राह नहीं सूझ रही थी। ऑफिस में भी वो गुमसुम रहने लगा था। अबे कितनी बार तुझको बोला है थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया करना। नायर ने अनूप से चाय की दुकान पे कहा, भाई मार्केट में कितने ऑप्शंस आ गए हैं, शेयर है, म्यूचुअल फंड्स है, ये वो, और अब तो ये सब आसानी से ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तू अभी भी वही चाचा जी की कमेटी पे अटका हुआ है। अनूप बोला, अरे मुझे थोड़े पता था यार कि टैक्स कट जाएगा। क्यों नहीं पता था? नायर गुस्साया, हम सबको तो पता था, तभी तो हमने इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया, पॉलिसीज ली, टैक्स प्लानिंग की। अभी तुझे कुछ होश तो रहता नहीं है। अनूप सर झुकाकर चाय को ऐसे देखने लगा जैसे सारी मुसीबत के हल उसी में मिल जाएंगे। नायर बोला, अरे मुंह क्यों लटका रहा है, जाना ही है ना, ट्रेन से चला जा। ट्रेन से? अरे नहीं यार, वो इतने अमीर घर की है। तू ही तो बता रहा था कि उसका बाप ऐसी 10 कंपनियां खरीद सकता है। उसको पता चला कि प्लेन अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा यार। नहीं 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 यार। कुछ देर के लिए माहौल में खामोशी छा गई। फिर चाय वाले को पैसे देने के लिए अनूप ने जैसे ही अपना बटुआ खोला तो स्वर्गवासी माँ की धुंधली तस्वीर दिख गई। तस्वीर को देखकर अचानक अनूप के दिमाग में न जाने क्या ख्याल चमका कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ? नायर ने पूछा तो वो बोला, थैंक यू सो मच नायर, थैंक यू सो मच यार। कहते हुए वो ऑफिस के अंदर भाग गया। चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि कोई दिव्य विचार अनूप जी के मस्तिष्क में चमक उठा था। अब उनको इंतजार था तो सिर्फ उस मौके का जब मंजरी से बातचीत हो, और वो मौका अगली सुबह ही आ गया। अनूप जब बिल्डिंग एंट्रेंस पे एंट्रेंस कार्ड मशीन में पंच इन कर रहा था तभी पीछे से आवाज आई, ओ हेलो अनूप। मंजरी ने उसी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड मॉर्निंग मंजरी जी, गुड मॉर्निंग। सो ऑल सेट फॉर गोवा? मंजरी ने अपना कार्ड मशीन के सामने लगाया। गोवा? अनूप बोला, हाँ हाँ गोवा तो मैं जरूर जाऊंगा। वाह, तो एयर टिकट हो गए? अनूप ने चेहरे पर पूरी संजीदगी जुटाई और बोला, एक्चुअली आई वोंट गो बाय एयर, मैं ट्रेन से जाऊंगा। ओह ओके, लेकिन ट्रेन से क्यों? लिफ्ट का इंतजार करते हुए मंजरी ने पूछा। अनूप ने कुछ पल नीचे देखा, फिर कहा, माँ, मेरी माँ। मंजरी उसकी बात समझने की कोशिश करने लगी। वो दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए। अनूप बोला, मेरी मम्मी ना घूमने की बहुत शौकीन थी। उनको पहाड़, झरने, कुदरती नज़ारे देखने का बड़ा शौक था। उन्होंने लाइफ में सारे शौक, सारी ख्वाहिश पूरी की, सिर्फ एक के सिवा। कौन सी? मंजरी ने पूछा। वो मेरे साथ मुंबई टू गोवा ट्रेन से जाना चाहती थी। रास्ते के उस खूबसूरत टनल से गुजरते हुए, दूध सागर के झरने को देखते हुए, खिड़की से अंदर आती बारिश की फुहारों को महसूस करते हुए। अब मैं वो करूँगा अपनी माँ के लिए। वाह, दैट्स ग्रेट। मंजरी की आंखें उसके चेहरे पे थीं। ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ट्रेन से ही जाना चाहिए। मंजरी ने कहा तो अनूप ने आहिस्ता से सर हिला दिया। तो ये होता है भाई साहब शिकारी आदमी। अनूप का शिकार पूरी तरह कामयाब हो गया था। वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा था, अकरम की खुशी बढ़ती जा रही थी। उसने तत्काल में रेलवे टिकट निकाल लिए।
बाकियों की फ्लाइट डेट से एक रोज पहले निकल जाने की उसने प्लानिंग की थी। अब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट खिली रहती थी। उंगलियां कीबोर्ड पे पहले से तेज चलती थीं। ऐसी ही एक दोपहर में वो ऑफिस में काम कर रहा था। अनूप, ये बग तुमने चेक नहीं किया? अकरम की सख्त आवाज से वो चौंक गया। वो हड़बड़ाया हुआ उठकर अकरम के वर्क स्टेशन पे पहुंचा। जी सर। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? हाँ, अकरम कंप्यूटर की तरफ इशारा करते हुए चीखा। देखो मेल में क्लाइंट ने क्या लिखा है। इट्स अटली शेमफुल। लेकिन सर, ये वाली कोडिंग मैंने नहीं की थी। ये तो। शट अप! अकरम चीखा तो अनूप हैरान रह गया। तुम सीनियर मेंबर हो टीम के, फाइल क्लाइंट को जाने के पहले तुमको देखना चाहिए था ना। नाउ गो बैक टू योर सीट। अनूप की आंखें हैरानी से फैली हुई थीं। ऑफिस बॉय राम कुमार समेत फ्लोर के हर क्यूबिकल से झांकती आंखें उसी की तरफ देख रही थीं। वो शर्मिंदगी से गड़ा जा रहा था। इस तरह तो पहले कभी बात नहीं की थी अकरम सर ने उससे। कहीं वो उस दिन कैफेटेरिया वाली बात तो नहीं थी। खैर, जो भी हो, अनूप इस बात को भूलने की कोशिश करने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मडगांव रेलवे स्टेशन गोवा को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। यात्रियों से अनुरोध है कि रेलवे ट्रैक क्रॉस न करें, पुल द्वारा आसानी से जाएं। आखिरकार वो मुबारक घड़ी आ ही गई। अनूप ट्रेन की स्लीपर बोगी में हैट और चश्मा लगाए बैठा था। अब तो बस इंतजार था उस पल का जब वो गोवा की खूबसूरत रेतीली जमीन पे पैर रखेगा और वो करेगा जो करने का इरादा लेकर इतना लंबा सफर कर रहा था। कहते हैं कि इंतजार लंबा हो तो फल मीठा होता है और सफर लंबा हो तो मंजिल खूबसूरत। बस इसी उम्मीद में अनूप ट्रेन की सीट पर ऊँग रहा था। खेत, बादल, दूर लगे पेड़, खाली पड़े मैदान, साथ साथ चलती पटरियां, झटके से गुजरते बिजली के खंभे, सब देख देख के वो थक चुका था। टोपी सड़क के कंधे पे आ चुकी थी, हाफ पैंट जगह जगह से मुड़ गई थी, बेल्ट से कमर पर निशान पड़ गए थे और चेहरे पर थकावट थी। वो बासी इतनी बार ले चुका था कि अब मुंह पे हाथ लगाने की औपचारिकता भी भारी लगने लगी थी। बेटा, अब आया क्या गोवा? सामने बैठे एक बुजुर्ग ने 325वीं बार पूछ लिया था अनूप से। सफर उसे इतना लंबा लग रहा था कि कंपार्टमेंट में उसकी सीट के सामने बैठी सवारियों का चेहरा उसके दिमाग में छप गया था। बहरहाल दोपहर 1:15 बजे ट्रेन गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन पर दाखिल हुई। अनूप ने राहत की सांस ली। ट्रेन से निकलकर उसने पहले तो एक अंगड़ाई ली और फिर रेलवे स्टेशन के बाहर आ गया। गोवा का मौसम खुश्क था, हवा में हल्की तपिश थी। सीजन का टाइम था नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसने घड़ी देखी, 2:15 बजने वाला था। मंजरी और ऑफिस की टोली वाली फ्लाइट 5 बजे पहुंचनी थी। वो सीधे होटल की तरफ बढ़ने लगा। इसी होटल में बाकी लोगों के रुकने का इंतजाम भी था। वो होटल की टैक्सी में बैठा ही था कि उसका फोन बजा। नमस्ते चाचा जी। नहीं नहीं, हमको मुंबई का मौसम नहीं पता, गोवा में तो धूप निकली है। अच्छा सुनिए, भेज देंगे कमेटी वाली किश्त? अभी जरा हाथ तंग चल रहा है, पैसा सब कट गया ना टैक्स में। जी अरे तो मतलब हाथ तंग चल रहा है तो क्या ट्रेन में गोवा भी नहीं जा सकते? चाचा जी को जैसे तैसे समझाकर अनूप होटल पहुंच गया। वो एक खूबसूरत गोवन होटल था। दीवारों पर रंगीन चित्रकारी थी, खपरेल नुमा खूबसूरत छतें और बड़े बड़े खंबे थे जिन पर स्थानीय भाषा में कुछ लिखा हुआ था। नीचे बीचों बीच बड़ा सा नीला स्विमिंग पूल था जो सभी कमरों की बालकनी से दिखता था। अनूप काफी थका हुआ था। कमरे के सफेद बिस्तर में लेटते ही उसको नींद आ गई। शाम को आंख खुली तो वो आंख मलता हुआ बालकनी पे आया। उसने देखा कि ऑफिस का पूरा जत्था आ चुका था। हे अनूप, नीचे आओ यार। पूल में पैर लटकाकर बैठा अभिज्ञान, जो MIS डिपार्टमेंट में काम करता था, उसने आवाज दी। अनूप ने उसको इशारा किया और पूल जाने की तैयारी करने लगा। कुछ देर बाद वो भी ऑफिस के बाकी लोगों के साथ पूल में मस्ती कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें ढूंढ रही थी मंजरी को। और बाकी सब कहाँ है? उसने सॉफ्ट ड्रिंक सिप करते हुए अभिज्ञान से पूछा तो वो लापरवाही से बोला, सब यहीं तो हैं। नहीं नहीं, वो HR वाले नहीं दिख रहे, मंजरी जी भी नहीं है। उसने पूछा तो अभिज्ञान ने लापरवाही से कहा, उन दोनों को तो देखा नहीं, शायद वाघा की तरफ गए हो। अनूप ने तय कर लिया कि वो भी वाघा बीच जाएगा। फौरन पूल से निकला और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगा। गैलरी में उसके कमरे के आसपास के सारे कमरे उसी के ऑफिस कलीग्स के लिए बुक किए गए थे। उन्हीं में से एक कमरे के पास से गुजरते हुए वो ठहर गया। कान लगाकर आवाज सुनी तो चौंक गया।
आवाज मंजरी की थी। वो और अकरम किसी बात पर झगड़ रहे थे। अकरम, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड यू नो इट। ये सब कहना तुम्हारे लिए आसान है, बट थिंक ऑफ मी। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अगर यही करना होता तो मुझे जरूरत क्या थी इस जॉब की? अनूप के चेहरे पे वही शैतानी मुस्कुराहट उभर आई जो मोहल्ले में पड़ोसियों के झगड़े में मजे लेने वालों के चेहरे पे आ जाती है। यही तो वो चाहता था। लंका में 52 गज वाली कहावत सुनी होगी ना आपने? बस अनूप वही था उस वक्त। तो क्या चाहती हो तुम? हाँ, व्हाट डू यू वांट? हाँ? अकरम की आवाज आई तो अनूप ने कान दरवाजे से सटा दिए। दिस इज रियली मीन ऑफ यू मंजरी। आई एम नॉट मीन। मैंने बस ये सोचा था कि यू विल अंडरस्टैंड मी एंड माय सिचुएशन, माय फीलिंग्स। Oh, get the hell out of these stupid feelings. I'm sick and tired of this. कमरे से आती आवाजों की तीव्रता बढ़ गई थी। अनूप को अब लगने लगा था कि स्थिति न सिर्फ तनावपूर्ण थी बल्कि नियंत्रण के भी बाहर हो गई थी। अपनी सच्ची मोहब्बत मंजरी की टूटती और सुबकती आवाज सुनकर अनूप का दिल कसमसाया जा रहा था। वो बेचैन हो रहा था। उसने फैसला कर लिया कि अब जो चाहे हो वो पैर की ठोकर से ये दरवाजा गिरा देगा और फिर कमर पे दोनों हाथ रख के कहेगा, बस बहुत हो गया जुल्म। तुम्हारी पाप की दुनिया का अंत अब हम लिखेंगे अकरम। उसे 100% यकीन था कि उसके इतना कहते ही मंजरी उंगलियां मुंह से लगाए हुए दौड़ के उसके पीछे छुप जाएगी और उसके कंधे की आड़ से झांक कर अकरम को देखने लगेगी। अनूप ने आंखें फैला दी, उसने दांत किटकिटाए और उसे धुम ताना नाना ना धुम ताना नाना की म्यूजिक अपने आप सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजे पर लात मारने के लिए पूरी ताकत इकट्ठा की, एक पैर उठाया, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हेलो मंजरी जी, अनूप ने एक पैर उठाए उठाए कहा। ओह हेलो अनूप। मंजरी खुद को संभालते हुए मुस्कुराई। कैसी हैं? अनूप ने पैर अब तक उठा रखा था। वो मंजरी की आंखों के उन आंसुओं को देख रहा था जिनको काजल ठीक करने के बहाने वो पोंछ रही थी। इधर ऑफिस के बाकी कोलीग्स के लिए गोवा अब भी जन्नत साबित हो रहा था। कैंडोलिम बीच के वो कत्थई किनारे और उन पर लगी उन छतरियों के नीचे लेटकर सामने समुद्र को देखना बड़ा खूबसूरत था। पानी की लहरों के उठने गिरने का शोर, बार बार किनारे पर आकर लौट जाने की सतत प्रक्रिया, ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी इन्हीं खूबसूरत लम्हों के दरमियां हो कहीं। अगली दोपहर अकरम और उसके कुछ साथी बीच पर पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। कुछ स्टीमर बोट पर बैठकर समुद्र के किनारों को छू लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों की दिलचस्पी किनारे पर गीली मिट्टी पर उंगलियों से उन नामों को लिखने को थी जो खास थे उनके लिए। बीच के किनारों पर बने होटल में गोवन गाने बज रहे थे जिन पर विदेशी पर्यटक झूम रहे थे। अनूप इस सब के बीच बैठा गौर से देख रहा था मंजरी को, जो बिल्कुल खामोश बैठी थी, सर झुकाए रेत को देखती हुई। अनूप कई बार जानबूझ के उसके सामने से गुजरा, इशारे से ड्रिंक भी ऑफर की, लेकिन मंजरी ने हर बार मुस्कुराकर ना में सर हिला दिया। आहिस्ता आहिस्ता सूरज बादलों के नीचे से होता हुआ समुद्र की तहों में समा गया। बीच पर हर तरफ जगमगाती रोशनी दिखने लगी, लेकिन मंजरी अब तक वहीं बैठी हुई थी, खामोश, उदास और अकेली। हे व्हाट्स अप? नारियल के पेड़ वाली टी शर्ट और हैट लगाए अनूप मंजरी के पास जाकर बैठ गया। मंजरी ने घुटनों पर अपना चेहरा टिकाए मुस्कुराते हुए कहा, गुड, सो आर यू एंजॉयिंग? अनूप ने एक बॉटल ऊपर उठाकर आवाज निकाली, अगर एंजॉय करना इसी को कहते तो यस आई एम एंजॉयिंग। वो हंसने लगी, लेकिन आई नो यू आर नॉट एंजॉयिंग इट ऑल। अनूप ने कहा तो उसका चेहरा संजीदा हो गया। उसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो आगे बोला, मैंने सुना था वो सब जो उस कमरे में हुआ। मंजरी ने वापस उसकी तरफ देखा। अनूप ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद मंजरी की आंखें सुर्ख होने लगीं। जरूरी नहीं कि हमदर्दी सिर्फ उस शख्स से पैदा हो जो आपके जख्म पर मरहम लगाए। कभी कभी वो शख्स भी अपना लगने लगता है जो सिर्फ इत्मीनान से ये सुनने को तैयार हो कि आपको कितना दर्द हो रहा है। थोड़ी बातचीत के बाद मंजरी भी अपनी जिंदगी की तहें अनूप के सामने खोलने लगी। उसने बताया कि ये सच है कि उसके डैडी बहुत अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन पूरी हकीकत यह है कि वो सिर्फ बिजनेस ही करना जानते हैं। मैं 12 साल की थी, मंजरी ने बताया, जब पापा की ज़बान से पहली बार डिवोर्स लफ्ज़ सुना था मैंने, और उसके बाद सब कुछ किसी एक्सीडेंट की तरह बदल गया था। पापा ने मम्मी को डिवोर्स देकर उनसे सब कुछ छीन लिया था। उन्हें मेंटली अनस्टेबल साबित करवा के मेरी कस्टडी अपने पास कर ली।
मंजरी के गालों पर आंसुओं के सूख चुके निशान पर नए आंसू लुढ़कने लगे थे। उसने आगे कहा, मम्मी के पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं थी, न ही उन्होंने कभी कोई इन्वेस्टमेंट किया था। उनका सब कुछ पापा के इर्द गिर्द ही था। एक सरकारी अस्पताल के सख्त बिस्तर पर लेटे लेटे आखिरी सांस तक उन्होंने मेरा नाम लिया। मंजरी ने आगे बताया कि जब वो बड़ी हुई तो उसने फैसला कर लिया था कि वो पापा से अलग रहेगी, उनकी दौलत से दूर, उनके नाम से दूर, खुद कमाएगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। और उसने ऐसा किया भी। इस सफर में उसे अकरम भी मिल गया। वो नेक था, दिल का अच्छा था, लेकिन दुनिया की बेईमान हवा ने आहिस्ता आहिस्ता अकरम को भी बदल दिया। अब वो बिजनेस करना चाहता है और उसका प्लान ये है कि मंजरी वापस अपने पापा से मिले, उनका दिल जीते, ताकि उनकी दौलत से अकरम का बिजनेस शुरू हो। अनूप बंधी हुई नजर से उसकी तरफ देख रहा था। मैं उनसे एक पैसा नहीं लेती अनूप, अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करती हूँ। जो गलती मम्मी ने की वो नहीं करती। मैं मेहनत की तनख्वाह की पाई पाई बचाने के लिए टैक्स प्लानिंग करती हूँ, ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लानिंग करती हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मुझको उनके सामने हाथ न फैलाना पड़े। आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। अनूप ने जब कहा तो उसके चेहरे पर मंजरी के गमों की परछाई दिख रही थी। उसने कहाँ सोचा था कि शीशे जैसे खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना गम हो सकता है। मंजरी, तुम यहाँ बैठी हो तुम? अचानक अकरम की लड़खड़ाती हुई आवाज गूंजी। दोनों ने पलटकर देखा तो हाथ में बोतल लहराता हुआ अकरम खड़ा था। वो होश में तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। अरे उठो, चलो मेरे साथ, उसने मंजरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कम ऑन, लेट्स गो। मंजरी ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, मुझे नहीं आना है अकरम, यू गो वेयर यू वांट टू गो। अब अकरम के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो झुका और उसने मंजरी की कलाई पकड़ ली। डोंट यू डेयर, वो दांत किटकिटाते हुए मंजरी की आंखों में घूरते हुए बोला, अभी चलो मेरे साथ, वरना। अकरम ने मंजरी की कलाई जोर से दबाते हुए कहा। तभी अकरम के हाथ को एक दूसरे हाथ ने पकड़ लिया। हाथ छोड़िए सर। अकरम ने घूर कर देखा, वो हाथ अनूप का था। अकरम का चेहरा उस वक्त डरावना लग रहा था। पीछे जल रही लाल गुलाबी फ्लैशलाइट उस पर चमक रही थी। मंजरी डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अब यहां वो होगा जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बीच पर सजे धजे होटलों पर बजते गानों का मिला जुला शोर गूंज रहा था। लेजर लाइट्स की चमक दमक समुद्र के आखिरी कोने को छूती हुई लग रही थी। लहर अंधेरे में शोर करती हुई किनारों पर आकर टकराती और अधूरी ख्वाहिशों की तरह वापस लौट जाती। ऐसे ही एक किनारे पर मंजरी थी और आमने सामने थे अकरम और अनूप। चले जाइए यहाँ से अकरम सर, प्लीज जस्ट लीव। अनूप ने मंजरी का हाथ अकरम से छुड़ाकर उसकी आंखों में घूरते हुए कहा। अकरम ने एक पल हैरानी से उसको देखा, फिर बोला, 2 टके के एम्प्लॉय, तेरी ये हैसियत, मेरी अपने बॉस की बेइज्जती करे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सर देखिए, आप जो कर रहे थे ना वो ठीक नहीं था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आप होश में नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। अकरम चीखा और बोला, मुझे तुझ पे पहले से ही शक था। आई न्यू इट, आई न्यू इट। फिर उसके करीब आकर गुस्से में बोला, लेकिन मत भूल कि मैं तेरा बॉस हूं। फिर पीछे हटते हुए जोर से कहा, अब तू देखना बेटा, तेरा ऑफिस में क्या हाल करता हूं। अनूप शुक्ला, तू अपना बदायूं का टिकट कटवा ले, क्योंकि ये रात तुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। अकरम के चेहरे पर उतर आई हैवानियत मंजरी सहमी हुई सी देख रही थी। बात शायद आगे बढ़ जाती, लेकिन तब तक ऑफिस के बाकी लोग आ चुके थे। उन्हें वहां आता देखकर अकरम ने एक बार मंजरी की तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। कुछ देर बाद अकरम अपने कमरे के नर्म बिस्तर पर लेटा तो था, लेकिन कई सख्त सवाल उसके जहन में शोर कर रहे थे। इसी वक्त ये सब होना था जब अप्रेजल सर पे था। अरे अप्रेजल तो छोड़ो, पता नहीं नौकरी बचेगी कि नहीं। कहीं वाकई रामनगर एक्सप्रेस पकड़ के वापस बदायूं तो नहीं। दिल और दिमाग के बीच की रिश्तेदारी समधियों जैसी होती है। दोनों एक दूसरे की हर बात से सहमत तो नहीं होते, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी सब करते जाते हैं। अनूप का दिल और दिमाग भी एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि जो हुआ उसका अफसोस था, लेकिन उसे खुशी भी थी कि उसने वो किया जो उसको सही लगा। कई करवटों के बाद वो अपने रूम से निकलकर पहले बालकनी में आ गया। नीली लाइट से चमकते हुए पानी को देखकर उसे ताजगी मिल रही थी। पूल के इर्द गिर्द काफी लोग अभी तक बैठे थे।
अब तक उसके जहन में वो सीन चल रहे थे जो शाम को बीच पर हुए थे, और उसका मन अब बता रहा था कि अकरम की इस बात का जवाब उस तरह से देना चाहिए था। ये कहना था, वो कहना था। थोड़ी देर बाद अनूप भी स्विमिंग पूल तक आ गया। उसने अपने लोअर को घुटने तक मोड़ा और पानी में पैर डालकर बैठ गया। जिंदगी में हम सब जीना चाहते हैं। हम असल जिंदगी में हार जाते हैं तो अपनी कल्पनाओं में जीने की कोशिश करते हैं, जैसी कोशिश उस वक्त अनूप कर रहा था। अचानक अनूप को पानी में मंजरी का अक्स दिखाई दिया। उसने चौंक कर पीछे देखा तो मंजरी वाकई खड़ी थी। ओह मंजरी जी, आइए, उसने कहा तो मंजरी उसके ठीक बराबर में बैठ गई। बोली, क्या सोच रहे हो? अब कुछ खास नहीं, अनूप बोला। बीच पर जो कुछ हुआ वो ना होता तो अच्छा था, लेकिन लेकिन क्या? मंजरी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो बोला, लेकिन क्या करते हैं हम छोटे शहर के लोग, जब बड़े शहर में आते हैं ना तो जेबों में थोड़ा सा अपना कस्बे का संस्कार भी ले आते हैं। और मंजरी जी, हमारे छोटे शहरों में ना ये उसूल आज भी जिंदा है कि बात जब अपनों के मान सम्मान किया है तो फिर नफ़ा नुकसान या नौकरी कुछ नहीं देखा जाता। मंजरी ने अनूप की पूरी बात में जो लफ्ज़ सबसे गौर से सुना वो अपनों था। वो अनूप के सादे चेहरे, साधारण कटे हुए बाल, छोटी छोटी आंखें जिनमें बड़े बड़े सपने चमक रहे थे, उन्हें गौर से देखने लगी। न उनमें कोई बेईमानी थी, न कोई धोखा। मंजरी ने नजरें झुका ली। कुछ देर वहां खामोशी रही, लेकिन मंजरी के पास शायद कोई सवाल था जो आवाज बनकर उसके होठों से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार नाकामयाब हो जाता था। कोई बात थी जो जरा सा जुम्बिश में तब्दील होकर वापस लौट आती थी। आखिरकार एक लम्हे में वो सवाल गूंज गया। मंजरी ने हड़बड़ाते हुए पूछा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी पे इतना बड़ा रिस्क ले लिया? अनूप ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, जिसके लिए ट्रेन के धक्के खाता हुआ गोवा आया उसका अपमान होते देखा नहीं गया। मंजरी की आंखों की पुतलियां हैरानी से फैल गईं। वो गौर से अनूप के चेहरे को देख रही थी जिस पर एक मासूम मुस्कुराहट खिली थी। तुम मेरे लिए? इज इट इवन? जी मंजरी जी, अनूप ने वापस पानी में देखते हुए कहा। आपने अपनी जिंदगी के इतने गहरे सच मुझको बताए तो एक सच मुझे भी आपको बता देना चाहिए, बल्कि बताना बहुत जरूरी है। मंजरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अनूप ने अपना बटुआ निकाला और उसे खोलकर माँ की मुस्कुराती हुई तस्वीर मंजरी को दिखाते हुए बोला, ये मेरी माँ है। मंजरी बटुआ अपने हाथ में लेकर माँ की पुरानी तस्वीर को मुस्कुरा कर देखने लगी। अनूप बोला, ट्रेन से गोवा आने का इनका कोई सपना नहीं था। मंजरी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अनूप बोला, ये बदायूं में ही पैदा हुई थी और इन्होंने वहीं अपनी आखिरी सांस ली। इन्होंने तो शायद गोवा के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं प्लेन का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन गोवा आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ आप थी और आपसे मैं मंजरी ने गहरी सांस बाहर की और दूसरी तरफ देखने लगी। फिर वो उठ खड़ी हुई। अनूप बड़बड़ाते हुए बोला, प्लीज़ सुनिए तो मंजरी जी। वो कहता रहा, लेकिन मंजरी के तेज़ कदम आहिस्ता नहीं हुए। अनूप उसे तब तक जाता हुआ देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। जिंदगी में किसी को भूल जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें भुला पाना नामुमकिन होता है जिनको दुआओं से पाया हो। मंजरी के साथ अनूप की ये बातें, ये नज़दीकियां दुआओं का ही तो असर था। लेकिन अब शायद अनूप के लिए मुश्किल वक्त आ गया था। अगला पूरा दिन भी उसी खामोशी में बीत गया और फिर आई वो सुबह जब ऑफिस की पूरी टीम का रिटर्न एयर टिकट था। सुबह 11 बजे की फ्लाइट थी, हालांकि अनूप की ट्रेन शाम 5 बजे की थी। सुबह के वक्त अनूप बिस्तर पे लेटा अपने दोस्त नायर से बात कर रहा था। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में उसको खबर मिल गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने देखा कि अभिज्ञान और कुछ दूसरे ऑफिस के कॉलीग थे। वो लोग थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। चल तो फिर चलते हैं यार हम लोग। हाँ, मुकुल ने कहा तो अनूप फ़ोन रखता हुआ बोला, हाँ यार ठीक है, चलो फिर ऑफिस में मिलते हैं। अच्छा सुनो, मुकुल और अभिज्ञान उसके करीब आकर बोले, हम लोग ये बताने आए थे कि उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। अकरम सर इज़ वेरी एंग्री विथ यू। आई थिंक जाते ही मैनेजमेंट में कंप्लेन करेंगे। यू बेटर प्लान योर आंसर्स वाइजली। हाँ,
अनूप मुस्कुराकर बोला, अरे प्लानिंग की तो आदत ही नहीं यार अपनी, खैर जो होगा देखेंगे, बट थैंक्स फॉर योर कंसर्न। मुकुल बोला, वैसे टेंशन मत लेना हम लोग। तभी मुकुल का फ़ोन बजा। हाँ मंजरी जी, बस आ रहे हैं हम लोग। अच्छा अनूप, चलते हैं यार हम लोग, हाँ, वरना विल मिस द फ्लाइट। चल सी यू। एक शेर है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बस ये समझ लीजिए कि यही हाल था बेचारे अनूप का। मंजरी मुंह फुलाए बैठी थी और नौकरी मुंह फिराए। आदमी जब थोड़ा सा बर्बाद होता है तो उसको फिक्र होती है, लेकिन जब पूरी तरह बर्बाद हो जाता है तो दार्शनिक हो जाता है। अनूप भी दार्शनिक की तरह बाथरूम के शावर के नीचे खड़ा सोच रहा था कि ये जीवन क्या है, कुछ भी तो नहीं। ऑफिस स्टाफ जा चुका था। एयरपोर्ट जाने वाली आखिरी बस, जिसमें मंजरी भी थी, धुआं उड़ाते हुए निकल गई थी। अनूप को अफसोस इस बात का था कि मंजरी जी जाते जाते एक बार मिल लेती तो सब ठीक हो जाता। लेकिन इश्क, इबादत और इम्तिहान में नतीजों की फिक्र नहीं की जाती। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई जाने वाली मुंबई टू गोवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने को तैयार है। मडगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हो रहा था। अनूप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन के दरवाजे पर चिपकी लिस्ट में अपना नाम चेक कर रहा था। उसने बैग इस कंधे से उस कंधे पर लिया और ट्रेन के अंदर दाखिल हो गया। लोगों को हटाते हुए, जगह बनाते हुए जब वो अपनी सीट पे पहुंचा तो बैग उसके हाथ से छूट गया। सीट पे मंजरी बैठी हुई थी। आप गई नहीं? आपकी तो फ्लाइट। वो क्या है ना अनूप जी कि मेरी ना एक ख्वाहिश थी। मंजरी के लहजे में शरारत थी। मैं ना बचपन से ही गोवा से मुंबई ट्रेन से जाना चाहती थी। वो अनूप की ही बात दोहराने लगी। रास्ते में उस खूबसूरत टनल से गुजरते हुए, दूध सागर के झरने को देखते हुए, खिड़की से अंदर आती बारिश की फुहारों को महसूस करते हुए, वो सब करने की ख्वाहिश थी। इसीलिए आ गई इस ट्रेन में। अनूप खड़ा तो बिल्कुल संजीदगी से था, लेकिन मन कर रहा था कि उसी ट्रेन की छत पे चढ़कर छैया छैया करने लगे। जी वो आपके पास टिकट तो है नहीं? उसने कहा तो मंजरी बोली, हाँ टिकट तो नहीं है, लेकिन टीटी से मिलके थोड़ी प्लानिंग तो तुम कर ही लोगे ना। अब दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारी नौकरी बचाऊंगी तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही दोगे, नहीं? मंजरी की जबान से निकला लफ्ज दोस्ती उस वक्त अनूप को मोहब्बत से भी मीठा लगा। वाकई हम जिसे चाहते हैं उससे सीधे इश्क करने लगते हैं। भूल जाते हैं कि जो इश्क दोस्ती से पहले हो जाते हैं वो कुछ वक्त बाद बोझिल और अहम से भरे हुए लगते हैं। अनूप के चेहरे पर एहसास के नए हर्फ थे। वो जो महसूस कर रहा था वो बिल्कुल नया नया सा था। तभी उसका फोन बजा। देखा तो फोन बदायूं वाले चाचा जी का था। हेलो जी चाचा जी। अरे नहीं बिल्कुल पता है, मुंबई का मौसम बहुत अच्छा है आज। वैसे आपको बता दूं कि अब से आपको वो कमेटी वाली किश्त नहीं दूंगा मैं, अब से ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा। अनूप चाचा जी से बात कर रहा था और मंजरी हंसे जा रही थी। कुछ देर बाद कंपार्टमेंट की आमने सामने की 2 सीटों पर अनूप और मंजरी बैठे थे। गीली गीली चमकीली मुस्कुराहटों से दोनों के चेहरे चमक रहे थे। इधर एक सफर का आगाज होने वाला था और उधर एक रिश्ते का आगाज हो चुका था। बस इतनी सी थी ये कहानी।